नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढिंगले, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आइए आज हम जानें कि बच्चे की ग्रोथ कम क्यों है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब 24 हफ्ते के बाद से हम ग्रोथ स्कैन कर रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ में कमी आ गई है। पर यह जानने ले पहले कि ग्रोथ स्कैन्स को कहाँ ही इसलिए जाता है कि हम 24 हफ्ते के बाद से 4 से 6 हफ्ते के इंटरवल पर बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करते रहें। और जब भी हम किसी का ग्रोथ स्कैन करते हैं तो उसे एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जैसे मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ग्रोथ स्कैन्स, नॉर्मल ग्रोथ स्कैन्स के बारे में आपको बताया है कि इसमें समय के हिसाब से बच्चे के जो भी मेजरमेंट्स हम लेते हैं, सिर का, पेट का और पैर की हड्डी का, तो ये सारे मेजरमेंट्स एक स्टैंडर्ड इससे होते हैं और उसके बाद जो हमने अपने बच्चे का मेजरमेंट लिया हुआ है वो उन ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। अब इस चीज़ को हम मापदंड के हिसाब से देखते हैं कि क्या बच्चे की ग्रोथ कम की तरफ जा रही है। जैसे हम 5th सेंटाइल का एक चार्ट रहता है और उसी चार्ट पर एक लाइन रहती है 50 सेंटाइल की और एक रहती है 95 सेंटाइल की, क्योंकि कभी कभी किन्हीं कारणों में बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा, समझिए 28 हफ्ते पर, कि हमारे बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, तो जाने कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। किसी भी फीटस की या बेबी की ग्रोथ कम होने के कारण या तो माँ के किसी कारण की वजह से हो सकते हैं या प्लेसेंटा की वजह से या फिर बेबी में ही कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से यह ग्रोथ कम हो रही है। तो माँ में ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो। तो यह जाने कि यदि माँ को पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या डायबिटीज़ हो या उनको कोई किडनी या लिवर डिजीज़ हो, तो उन स्थिति में माँ से बच्चे को जाने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कमी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में है कि हाँ, बच्चे की ग्रोथ को हम ज़्यादा मॉनिटर करेंगे और इन महिलाओं को प्रेगनेंसी में स्कैन्स के लिए ज़्यादा बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बहुत बार ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो माँ को, तो उसमें हम जान सकते हैं कि माँ अकेली 3 बच्चों का पोषण कर रही है अंदर या 2 बच्चों का कर रही है, तो उनमें यह बढ़ जाएगा और चांसेस है कि ग्रोथ इनमें कम आए। अब यदि मैं प्लेसेंटा का कहूँ तो प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यदि वो स्ट्रक्चर के बनने में दिक्कत है तो हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होगी, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन माँ से बच्चे को जाना है उसमें कमी आ जा रही है। या फिर माँ की कोई स्थिति है जिसमें कि प्लेसेंटा ठीक से नहीं बनता है, जैसे कि हाइपरटेंशन वाली महिलाएं या जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, उनमें माँ से बच्चे को जाने वाला न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफ़र है उसमें कमी आ जाती है। तो इन स्थितियों में बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। यदि बच्चे को खुद को कुछ दिक्कत है प्लेसेंटल प्रॉब्लम के बाद, यदि बच्चे को हमने जब चेक किया कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ में कमी आ रही है और ये कमी बहुत जल्दी देखी जाए कि भाई 24 हफ्ते के टाइम पर ही हमें पता चला कि ये ग्रोथ तो बिल्कुल 5th सेंटाइल के आसपास आ रही है, तब शंका होती है कि क्या ही बच्चे में कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी में कम आई है। हाँ, एक बात और हो सकती है कि यदि इन्फेक्शंस हो, यदि माँ में कोई रुबेला या टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो और बेबी अफेक्ट हो गया है, तो उस टाइम पर भी जो टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है जो इस प्रेगनेंसी में ही अफेक्ट करेंगे, उसमें भी देखा जा सकता है कि बच्चे की ग्रोथ कम पाई गई है। और अक्सर ऐसा होता है कि यदि ग्रोथ कम मिली है हमें, तो फिर हम इन कारणों के लिए सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना एंटी स्कैन करवा चुकी होती है, तो उस टाइम पे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी होती है। पर काफ़ी हद तक कुछ रह जाते हैं जिनमें ये नहीं हुआ है। तो हाँ, 22 हफ्ते, 24 हफ्ते, 26 हफ्ते, यदि उस समय पे वो पहली बार स्कैन के लिए गए हैं और उस समय पे ग्रोथ कम पाई गई है, तो ये हमारी आशंका को बढ़ाता है। खैर, यदि अब ग्रोथ कम पाई गई है तो आगे क्या करेंगे हम। तो सबसे पहली बात कि इसमें चिंता करने से कुछ हमें हासिल होना नहीं है। डॉक्टर के जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो हमें मानने होंगे और उन पर अमल करना होगा। उसमें सबसे पहले बात ये आती है कि कारण को ढूंढा जाता है। तो माँ के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उससे रिलेटेड सारी ब्लड टेस्ट करवाते हैं। एनीमिया वगैरह जैसा कोई कारण हो और यदि वो पकड़ में आता है तो हम उसके लिए मेडिसिन देना शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है खाने पीने में बदलाव करना। तो यदि कोई भी स्थिति पकड़ में आती है तो उसके हिसाब से खाने पीने के चेंजेस के बारे में हम बताते हैं। माँ को एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट दिया जाता है कि भाई आपको कौन से समय पे कौन सी चीज़ खाना है। यदि प्रेगनेंसी में खाते नहीं बन रहा है तो उसके लिए उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या दूसरी चीज़ें हैं जो वो एक चीज़ पसंद नहीं है तो दूसरी खा सके। अपने डाइट में प्रोटीन्स कैसे बढ़ाने हैं, विटामिन्स कैसे बढ़ाने हैं, नेचुरल तौर पे कैसे बढ़ाने हैं और उसके साथ साथ उनको दवाइयाँ कौन सी लेनी है, इस चीज़ के लिए बताते हैं।
इन चीज़ों में यदि फॉलो करने में कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर से अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, ताकि वो आपको और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स बता सकें। तो खान पान इस मामले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो हम चेंज करें। साथ ही डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ दी हुई हैं वो हम फॉलो करते रहें और लेते रहें, और समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहें। अब समय समय पे जब मिलने की बात आती है तो बेबी की ग्रोथ के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है कि हम सोनोग्राफी करके देखें, और जो ग्रोथ स्कैन्स के लिए प्लॉट होते हैं, चार्ट करने के लिए प्लॉट, वो हम करते चलें और देखें कि हमारा बच्चा यदि कम सेंटाइल पे आ रहा है या उसकी ग्रोथ कम परसेंट पे है, तो या तो वो उतने ही पे ही चलता रहे, उससे नीचे की तरफ न जाए। तो हमारी ये उपलब्धि ही होती है कि बच्चा कम सेंटाइल वाली ग्रोथ पर चलता जा रहा है, उससे नीचे नहीं हो रहा है उसका वजन, तो हमने ये उपलब्धि ही मानेंगे। इस तरह से हम जब भी ग्रोथ स्कैन करेंगे तो बच्चे के ब्लड फ्लोज यानी डॉपलर्स को चेक करेंगे। शरीर में ब्लड फ्लोज को चेक करने के लिए डॉपलर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉपलर्स में हम चेक करते हैं कि बच्चे में ब्लड फ्लो कैसा है, जो हम अम्बिलिकल आर्टरी यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाल है उसमें ब्लड फ्लो कैसा है, और बेबी के ब्रेन में ब्लड फ्लो कैसा है, ये चेक करते हैं। और तीसरा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर यानी माँ से बच्चे को जाने वाला ब्लड फ्लो कैसा है। अब माँ से बच्चे को जाने वाले ब्लड फ्लो के लिए यदि शुरू से कुछ कम होता है तो हमने एस्पिरिन दी हुई होती है, तो वो कंटिन्यू करते रहना होती है। दूसरा, बेबी के ब्लड फ्लो में हम अम्बिलिकल आर्टरी में देखते हैं और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी यानी ब्रेन का ब्लड सप्लाई देखते हैं। अब ये कुदरत की तरफ से होता है कि यदि बच्चे की ग्रोथ कम हुई है तो उसके ब्लड सप्लाई को स्प्रेड किया जाता है कि जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो ज़रूरी अंग है, उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले, और जहाँ से भी कमी करके और इन ऑर्गन्स को रसद दी जा सकती हो वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होता है। तो हम अम्बिलिकल आर्टरी और जो ब्रेन की मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों का रेशो को नाप के रखते हैं। अब ऐसा होता है कि जब ग्रोथ कम होती जा रही है तो अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस यानी कि वहाँ पर कमी आने लगती है कि अम्बिलिकल आर्टरी का ब्लड फ्लो जो है उसमें कमी हो रही है, और जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है वहाँ और ज़्यादा सप्लाई दिया जा रहा है। इसे कहा जाता है ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। और इसमें जो मैं बात कर रही थी कि सीपी रेशो यानी कि ब्रेन और बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है, इसका रेशो जो हम चेक कर रहे हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो हमारी निगरानी सारा टाइम इन बच्चों की ग्रोथ स्कैन में रहती है कि हम सीपी रेशो को मॉनिटर करते रहें। जिस समय भी लगता है कि अम्बिलिकल आर्टरी में कम हो रहा है और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी यानी ब्रेन को दिया जाने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, तो उस समय एक और डॉपलर आता है, डक्टस वेनोसस डॉपलर। इन डॉपलर्स को चेक करने में समय लगता है और इन्हें बड़ी ही शांति से चेक करना होता है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम प्रेगनेंसी को आगे कितना लेकर चल रहे हैं। इस दौरान में माँ की जिस भी स्थिति की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि भाई ग्रोथ कम है, वो मेडिकेशंस तो सारे चलते ही रहते हैं और माँ की मॉनिटरिंग भी बराबर चलती रहती है। अब यदि डक्टस वेनोसस डॉपलर को भी चेक करने की बारी आ जाती है तो हम उसे भी मॉनिटर करते हैं। बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ता है। यदि डक्टस वेनोसस के डॉपलर में भी चेंजेस आने लगते हैं तो हम हर ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन हम चेक करते रहें, और इस स्थिति को जब तक हम पाते हैं कि डक्टस वेनोसस डॉपलर सेफ चल रहा है तब तक हम इस प्रेगनेंसी को आगे चला सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति आने लग गई है कि हम हफ्ते हफ्ते इनको चेक कर रहे हैं या ऑल्टरनेट डे चेक करना पड़ रहा है, तो और ये प्रेगनेंसी समय से कम है, यानी हमारी जो तारीख दी हुई है उससे हम कहीं ज़्यादा दूर हैं अभी, तो बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो हम बीटामीथाजोन या डेक्सामीथाजोन जो स्टीरॉयड है इसके इंजेक्शंस देते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में यदि बच्चे को डिलीवर करना पड़े तो लंग्स में थोड़ी मजबूती रहे। और बाहर आने के बाद जब ये न्यूनेटल आईसीयू में रहे तो इन्हें सर्फेक्टेंट जो लंग्स के लिए दिया जाता है, सांस लेने में हेल्प करे, वो सर्फेक्टेंट की भी आवश्यकता कम पड़े। तो इस टाइम पर हम स्टीरॉयड्स के 2 डोज देने होते हैं 24 घंटे के अंतराल पे, वो भी देकर रखते हैं और इस तैयारी में रहते हैं कि यदि कभी डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम तैयार हैं उस स्थिति को देखने के लिए। अब ये बात आती है कि क्या इस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए या सिजेरियन कराया जाए। तो ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा कि माँ किस स्थिति में है और बच्चे का वज़न कितना आ रहा है और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है। ये जानना ज़रूरी होता है कि इन सभी स्थितियों में माँ सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। दूसरी बात ये कि बच्चे का वज़न कितना आ रहा है और हम जिस भी सेटअप में काम कर रहे हैं वहाँ के न्यूनेटल आईसीयू को इस बच्चे को संभालने की क्षमता कितनी है। यदि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ माँ को तो संभाला जा सकता है, पर छोटे बेबी के लिए जो समय से पहले आ रहा है उसको संभालने की सुविधा नहीं है,
तो उस स्थिति में बेस्ट ये होता है कि हम माँ को ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करें जहाँ माँ की भी पूरी केयर हो सके और न्यूनेटल आईसीयू में उस बेबी की भी पूरी केयर हो सके। क्योंकि बच्चे को डिलीवर करने के बाद किसी सपोर्ट पर हम दूसरे अस्पताल भेजें, वो बच्चे के लिए उतना सेफ नहीं होता है कभी कभी। तो हम इसे कहते हैं इन यूट्रो ट्रांसफ़र, यानी हम माँ के साथ ही बच्चे को एक सेफ जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के दर्द लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी के दर्द आते हैं तो बच्चे पर भी उसका जोर पड़ता है। यदि हम इंसिस्ट करते हैं, हम कहती हैं कि नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए है, और उन दर्द की वजह से बच्चे की धड़कन का ऊपर नीचे होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो उस समय में इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो इन स्थिति में बच्चे को और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, जो कि न्यूनेटल आईसीयू में संभालना भी मुश्किल हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार डॉक्टर आपको चॉइस देते हैं कि यदि आप चाहें और चूज़ करते हैं तो हम पहले से सिजेरियन की तैयारी करके इलेक्टिव सिजेरियन करें, जहां माँ की स्थिति को भी संभालना चाहें और बच्चे की स्थिति को भी संभालते हुए इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करके और न्यूनेटल आईसीयू में न्यूनेटोलॉजिस्ट को हम बेबी दें जो आगे संभाल सकें। धन्यवाद।